नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो बजट 2021 आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पिटारा खोल चुकी हैं। उम्मीदें देश भर ने बहुत ज्यादा इस बजट से लगाई हुई थी, लेकिन उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट, सरकार कितनी उम्मीदों को पूरा कर पाने में सफल रही है इस बजट भाषण में, इस पर करेंगे चर्चा। तो सभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो चुकी है। बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। सरकार का आर्थिक पैकेज जीडीपी का 13%, सरकार के आर्थिक पैकेज से हालत सुधरी। इसके साथ ही आपको बता दें, इस बार स्वास्थ्य का बजट 137% तक बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह है। एमएसएमई खनन टैक्स क्षेत्र में सुधार किया गया है और आगामी समय के लिए कई सारी चुनौतियां सरकार के सामने होगी और उन लक्ष्यों को पूरा करना सबसे बड़ी सरकार के सामने एक चुनौती होगी। और जो बड़ी बात यहां पर कायनात ये है, जिस तरीके से सरकार लगातार संभावित लक्ष्य रखती है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि वो लक्ष्य कितने प्राप्त होते हैं, जमीनी स्तर पर कितना उनको अमली जामा पहनाया जाता है। हालांकि दोबारा से अब इस बार के बजट में 2021-22 के लिए कई लक्ष्य रखे गए हैं, कई चुनौतियां रखी गई हैं और जाहिर सी बात है कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं, तमाम क्षेत्रों खुश करने की तमाम सेक्टर्स को कोशिश जरूर की गई है इस बजट में, लेकिन ये तो जो विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जो जुड़ेंगे वही बता सकते हैं कि कितने सेक्टर्स पर सरकार की इन घोषणाओं का असर साफ तौर पर दिखाई देने वाला है, कितनों को राहत मिलेगी और कितनों के लिए और ज्यादा आफत यहां पर बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से एक बयान यहां पर कह सकते हैं अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने दिया कि हम अब जो मोबाइल के पार्ट्स है वो भी बनाने में कामयाब रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं मोबाइल फोन, मोबाइल के चार्जर्स, तो उन पर अब कर ड्यूटी जो है वो लगा दी जाएगी। इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये आइटम्स जो है वो महंगी हो सकती है। और बड़ी बात यहां पर यह है, जिस तरीके से सरकार के सामने परिस्थितियों के हिसाब से जो चुनौतियां सामने आ रखी है, उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गति दी जाए। और बड़ा सवाल इस बजट से यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिरकार जिस तरीके से जो बजट सामने आया है वो अर्थव्यवस्था को एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, जो डोज देगा, अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात है, सरकार के सामने लक्ष्य हैं, चुनौतियां हैं, कितना उसको सरकार पार कर पाती है, कितना जमीनी स्तर पर वो इंप्लीमेंट हो पाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को एक गति दोबारा से मिल सके। क्योंकि तमाम एजेंसियां, तमाम संस्थान इस बात को लेकर अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर स्थिति में फिलहाल भारत की नहीं है। एक सबसे बड़ी चुनौती है और देखो इसी यहाँ को ऊपर पर लेकर जाना। बिल्कुल निर्मला सीतारमण ने भी इस बात का जिक्र किया अपने बजट भाषण में कि सरकार ने जो आर्थिक सहायता यहाँ पर दी थी उससे हालत सुधरी है और आर्थिक मंदी की इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेहतर तरीके से सभी जो विषम परिस्थितियां थी उनका सामना किया गया। लॉकडाउन में पीएम प्रधानमंत्री जो योजना थी उसका फायदा भी लोगों तक मिला है। देश में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे, ये लक्ष्य सरकार अपने सामने लेकर चल रही है। इस बार उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे। रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार की गई है और मेट्रो के लिए भी 2 अलग-अलग मेट्रो का ऐलान किया गया है निर्मला सीतारमण की ओर से। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया गया है। तो इस बार बजट में सरकार ने कुछ और नई चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी कि टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, वो इस बार नहीं हुआ है। यश, बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात यही है, एक मिडिल क्लास यही देख रहा था, बड़ी उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा था कि आखिरकार कुछ बदलाव तो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात करें 2020 और 21 में 2 तरह के टैक्स सरकार ने सामने लाकर रखे थे कि आप अपने तरीके से अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसका चयन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सी टैक्स व्यवस्था ज्यादा बेहतर लगती है। लेकिन अब इस बार बड़ी बात यहां पर यह है कि टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर सरकार ने कहा कि जो 75 वर्ष जो उम्र अपनी पार कर चुके हैं, 75 प्लस के जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक बेहतर सुविधा यह है कि अगर उनकी कमाई केवल पेंशन से होती है तो यहाँ पर उनको छूट दी जा सकती है कि वो अपना आईटीआर ना भरे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करे। एक बड़ी छूट यहाँ पर ये दी गई है। लेकिन तमाम सेक्टरों को किस तरीके से उभारना है और इस बजट के जरिए क्या वो इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। चाहे बात आईएमएफ की हो, तमाम संस्थानों की हो, तमाम ऐसे
जो प्रतिष्ठित संस्थान है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अपने तरीके से आकलन करते हैं, अपने अपने तरीके से अनुमान लगाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल बेहतर स्थिति में नहीं है और इसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कितना प्रयास करती है वो जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो उम्मीदें जरूर यहाँ पर जगाने वाला है, जिसमें कहा गया है कि अगले 2 साल में भारत जो है दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। तो यानी कि, और ये भी अर्थशास्त्री कह रहे थे कि वी शेप में जो है वो रिकवरी हो रही है भारत की। जीडीपी जिस तरह से तेजी से नीचे आई थी उसी तरीके से तेजी से ऊपर भी जाएगी और हालात सुधरने अब शुरू हो चुके हैं। ये जो बजट आया है इसके बाद कितनी तेजी से हालात सुधरेंगे, चलिए इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मोहित जैन अर्थशास्त्री हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं मोहित जैन, मैं उनसे जानना चाहूंगी, मोहित आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार की बजट को, कितना राहत देने वाला है ये बजट लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को? देखिए, जो बजट हमारे निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने जो आज पेश किया है, उस बजट को अगर देखा जाए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी है, उसको पूरा प्रमोट किया है। हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, उन सबको जोर दिया है। बट जब वो पार्ट बी का बजट अपना प्रेजेंट कर रही थी, उस दौरान उन्होंने मिडिल मैन जो आस लगाए बैठा था कि आज शायद कुछ बजट में हमें राहत मिल सकती है, आज एक लार्ज टैक्स पेयर जो नौकरी पेशा करके अपना जीवन यापन करता है, उसको शायद उम्मीद थी कि आज शायद मुझे सरकार कुछ ना कुछ राहत दे सकती है, तो शायद आज उसके हाथ निराशा लगी है। रही बात जो सीनियर सिटीजन की, जैसा आपने बताया था 75 साल से ऊपर है, आप देखिए आज 135 करोड़ की जनसंख्या में कितना परसेंट जो वर्ग है वो सीनियर सिटीजन होगा, मात्र 2%, 3%। क्या आप 2 या 3% को राहत देकर बाकी क्या 97% को निराश कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण आज निर्मला सीतारमण जी के लिए रहा। हर वर्ग को खुश तो नहीं किया जा सकता, पर हर वर्ग को नाखुश भी नहीं करना गलत है। जी बिल्कुल। और सीमा जी, आप किस तरीके से देख पा रही हैं इस बजट को? देखिए कायनात, मुझे लगता है सरकार के लिए, क्योंकि ये पूरे का पूरा साल आप देखेंगे कोरोना में निकल गया है, तो वो एक अपने आप में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा चैलेंजिंग साल रहा है। कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात पर कर रहे थे कि जो पिछला साल है इसको 0 फाइनेंशियल ईयर के तौर पर देखा जाए। मतलब आपके पास उस तरह के जो एक रिसोर्स होती है सरकार की, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से ठप थी, तो एक बजट बनाने के लिए जो सरकार के पास जो फंड होता है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे उसकी कमी सरकार के पास दिखती है इस बजट में, क्योंकि कुछ नया बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लेके आए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट में, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं कृषि कानून को लेकर के, एक जनता में गुस्सा है, उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद बजट में सरकार कुछ ऐसा देगी जो बहुत सारे लोगों को खुश कर सकता है। लेकिन आमतौर पर देखें तो बहुत नॉर्मल बजट के तौर पर मैं इसको देख रही हूँ। और उसके वजह है, मुझे लगता है कि जो पूरा कोरोना काल है उसमें पूरी इकोनॉमी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा है, उसका असर आज इस बजट पर भी दिखाई देता है। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कुमार सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, आप शिक्षाविद हैं। शरद लखोटिया, आप एक डॉक्टर हैं। और नारायण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक व्यापारी हैं। नारायण गर्ग, माफ कीजिएगा, नारायण गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, आप व्यापारी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत मैं नारायण गर्ग जी से करना चाहूंगी क्योंकि व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं और जो व्यापार वर्ग है उसने भी काफी उम्मीदें सरकार से बांधी हुई थी। हालांकि सरकार ने एमएसएमई को राहत देने के लिए कहा कि पहले भी कदम उठाए थे और इस बार भी कदम उठाए गए हैं। गर्ग जी, किस तरह से देख पा रहे हैं, कितनी राहत मिली है इस बजट से? मैडम, हमें बहुत उम्मीदें थी कि इस बजट से, जैसे कोरोना के दौरान जो पिछला साल था वो व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा नहीं रहा, इसलिए हर कोई चाहता था कि इस बजट से कोई ना कोई इंडस्ट्री को राहत मिलने की उम्मीद थी। पर जैसे कि हेल्थ सैनिटाइजेशन को फंड दिए गए, एजुकेशन फंड दिए गए, आम आदमी को बहुत उम्मीद थी कि उनको कोई ना कोई इनकम टैक्स में कोई ना कोई राहत मिलेगी, पर सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो 2-3% जो सीनियर सिटीजन थे उनको कोई ना कोई राहत देने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर फंड है वो भी थोड़े बहुत एक पैकेज दिया है, 2.83 लाख करोड़ रुपए का कोई पैकेज दिया है एग्रीकल्चर को। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। लास्ट ईयर कोरोना काल में बहुत ही संताप भोगना पड़ा है राइस इंडस्ट्री को। हम ये चाहते हैं कि ये बैकबोन है किसानी की, ये इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो तो ही किसान बच सकता है।
चाहे उसके लिए खरीद में सरकार हो चाहे कोई प्राइवेट परचेजर हो। अगर इंडस्ट्री बचेगी तो ही पंजाब का किसान बचेगा। कोई भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, अगर वो इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करना चाहती है तो उसको कोई स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, तो ही इंडस्ट्री प्रफुल्लित होगी। तो गर्ग जी, इस बार लगता है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया है अपने बजट से और अभी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा व्यापारी वर्ग को। हमें तो यही लग रहा है मैडम इससे कि कोई इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दे तो ही हम सोचेंगे कि कोविड से निकलने का रास्ता निकलेगा। मोहित जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि क्या वाकई में आपको लगता है या कहीं छुपी हुई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो के बजट में कुछ रखा गया है व्यापारी वर्ग के लिए? देखिए, ऐसा है कि अगर आप इस बजट को देखें तो कहीं ना कहीं जब जो सरकार की खुद की स्कीम्स हैं, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, उसको प्रमोट दिया गया है, उसमें जोर दिया गया है, बट वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही जोर देके छोड़ दिया गया है। अगर आप आज सुबह देखिए, जो निर्मला सीतारमण जी का जो मुझे सबसे अच्छा एक इनिशिएटिव लगा जो उन्होंने आज लिया, कि जब से भारत आजाद हुआ था और अंग्रेजों के टाइम पर भी एक लेदर का बैग होता था जिसमें बजट की पोटली रख के वित्त मंत्री जाता था और वहां पर बजट संसद में वहां पर पेश करता था। आज उसको वोकल फॉर लोकल समझ लीजिए, चाहे आत्मनिर्भर भारत समझ लीजिए, चाहे मेक इन इंडिया समझ लीजिए, आज उसको चेंज करके एक बही खाते के रूप में आज दे दिया गया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं वित्त मंत्री जी का कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया कि आज एक लाल बही खाता जो वास्तव में आज सभी व्यापारी वर्ग के लिए उसकी एक पहचान होती है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उससे उसको प्रमोट करते हुए लाल बही खाता यूज किया गया। पहली बात। दूसरी बात, अगर पार्ट ए का बजट आप देखते हैं तो पार्ट ए के बजट में सरकार ने चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे एफडीआई क्यों ना हो, आज ये एफडीआई को 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है, बस शर्त कि उस पर कुछ ना कुछ शर्त सरकार लगाएगी, चाहे उसमें उसका डायरेक्टर भारतीय होगा या जो भी होंगे इसमें। बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी इंडियन इकोनॉमी का 72% कंट्रीब्यूशन आज इंडियन इकोनॉमी में देता है, जीडीपी में देता है। क्या इस चीज को हम फार्मर्स बिल से कोरिलेट करके देखें कि जो आज उनको कुछ भी नहीं दिया गया, ना कोई कर्ज माफी की गई है। हाँ, ये तो जरूर कहा गया है कि आप जो किसान होगा उसको हम बढ़ावा देंगे, उसकी आय दुगनी करेंगे। कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आप क्या स्कीम्स लेकर आएंगे, क्या इंसेंटिव्स लेकर आएंगे जिसके कारण आप किसान की आय को दुगना कर पाएंगे, वो शायद मैं इस बजट में अभी तक तो नहीं सुन पाया हूं, और जब कॉपी आएगी तो सबके सामने पता ही लग जाएगा क्या मिला। जी, शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव कुमार सैनी। सैनी जी, क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार ने इस बार चौका मार दिया है, छक्का मार दिया है? सबसे पहले तो मैं आपकी सारी ऑडियंस को नमस्कार बोलता हूँ जी। चौका की बात से कोविड का समय है, तो सरकार बजट को पेश करना और करना, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पहले हमने देखा है कि बजट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स एजुकेशन, वो हमेशा कम ही रहता है। तो इस समय क्योंकि चुनौतियां अलग तरह से हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में चला गया और उससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी छूट है। कोविड के दौरान बहुत बड़ी समस्या हुई थी कि बच्चे घरों में ब्लॉक हो गए थे और जो एजुकेशन थी उसको ऑनलाइन करना था, इसके लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा था। उसके लिए भी चलो काम होता तो है, फिर भी हम ये कहेंगे जो पर्याप्त मात्रा में जो धन को उपलब्ध कराना था उसमें सरकार कहीं ना कहीं जी। यहाँ पर संजीव जी एक बड़ा यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से हर साल सरकार शिक्षा के लिए तय करती है कि इतने प्रतिशत का लक्ष्य है, इतने प्रतिशत हमें पार करना है, इतना प्रतिशत हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये रहती है कि कभी भी शिक्षा बजट के लिए खास तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो लक्ष्य तय किया जाता है सरकार की तरफ से, उसको पार करने के लिए सरकार के सामने चुनौती होती है या तो पैसे की कमी देखने को मिलती है। तो इस बार के आपको बजट में लग रहा है कि शिक्षा पर बेहतरीन तरीके से फोकस किया जा सकता था, क्योंकि सारी परिस्थितियां कोरोना काल के बाद ऑनलाइन तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए इसमें ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार के पास जो साधन उपलब्ध है उस हिसाब से सरकार को चलना पड़ता है, लेकिन जो पहले सरकारें उसको बैलेंस मेंटेन करती सरकार, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार बैलेंस रखने में सक्षम रही है जी। लेकिन जो नीड ऑफ द आवर है, जो इस समय जिस क्वांटम ऑफ
पैसे की जरूरत है एजुकेशन सेक्टर को, वो उन्हें नहीं मिला। तो एक तरफ नई शिक्षा नीति लाने की भी बात सरकार यहाँ पर कर रही है, जल्द से जल्द देश भर में उसे लागू होने की बात सरकार करती नजर आती है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बजट में जो घोषणा की गई है शिक्षा के क्षेत्र के लिए, उसके हिसाब से जो कहा गया है पहले वो पूरा हो पाएगा, और कितना प्रतिशत आप देखते हैं कि उसमें सफलता मिल पाएगी? ऐसा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी जो मूल सिद्धांतक मिस्टेक गलती हुई है वो ये है कि जो शिक्षा क्षेत्र है इसको केवल चैरिटेबल में ही उसको रोक के रखा गया है, और उसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जब तक वो पूरा अपना इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग कर तब तक जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें ज्यादातर सुधार नजर नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का जो साधन है वो बड़े लिमिटेड है। आपने होगा जिस क्षेत्र में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा मौके दिए हैं, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार आया है, उसमें बड़ा बूम आया है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार ने उसको नो बेसिस पे ही अभी तक रखा हुआ। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये शिक्षा जो है उसको ओपन किया गया है, उसके बाद ही इसमें बहुत बड़े सुधार हैं। जैसे आपने देखा होगा तो फिनलैंड एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन एजुकेशन में उसने रैंक 1 वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े को पछाड़ कर रैंक 1 में ले आए। तो इस प्रकार सरकार को जो प्रिंसिपल लेवल पे, सिद्धांतक लेवल पे सुधार कर रहे हैं, उसी के बाद में जो है ग्रूमिंग सुधार की आपने बात कही, तो ये सुधार किस तरह से और कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो एक तरीके से शिक्षा का हो रहा है उस पर कैसे सरकार कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे आपसे। जो हमारे साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं नारायण गर्ग, उनसे भी जान लेते हैं। नारायण जी, शुरुआत में जैसे आपने कहा कि बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं, निराशा ही हाथ लगी है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह की उम्मीदें व्यापार वर्ग ने लगा रखी थी, कितनी उम्मीदें जो हैं ये बजट पूरी करता है उनमें से, और क्या लगता है आगे क्या साल के दरमियान में कोई राहत मिल सकती है सरकार की तरफ से? मैडम, जैसे ये आप सरकार ने इसमें पैकेज दिया है, एग्रीकल्चर बेस्ड पैकेज जो दिया है, पर उसमें कोई क्लियर नहीं है कौन सी इंडस्ट्री को कौन सा बेनिफिट कितने % दिया जाएगा। ये जो मिक्स है 2.83 लाख करोड़, किसी इंडस्ट्री के ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी इंडस्ट्री को इसका क्या फायदा होगा जी। हमारी तो जो इंडस्ट्री है इसको किसी को तो बिजली के जो बिल हैं उनके रेट कम किए जाएं, कोई लेबर की अवेलेबिलिटी थोड़ी इजी हो जाए, जो इंस्पेक्टरी राज है उसको खत्म करने की कोई। लेकिन नारायण जी, इससे पहले लेबर लॉज में भी तो एक बड़ा संशोधन सरकार की तरफ से किया गया था, क्या ये नहीं कह सकते कि वो संशोधन करके भी एक राहत देने का काम किया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर को? कोई किसी जो संशोधन है किसी का फायदा मिलता है इंडस्ट्री को, उनको जो संशोधन करती है सरकार कई बार वो प्रैक्टिकल नहीं होता, जो ऑन पेपर ही होते हैं, जो संशोधन होते हैं कई बार वो संशोधन प्रैक्टिकल नहीं होते। अच्छा, यानी कि आप मानते हैं कि वो सिर्फ कागजी बात हो जाती है और हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता, सरोकार नहीं होता है। तो इस वक्त किन किन मुश्किलात से दो चार हैं व्यापारी, राहत कहां से किस तरह से वो चाहते हैं कि सरकार दे उन्हें? हमारी तो मैडम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो, बिजली के खर्चे कम हो, जो हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं वो कम हो, तो इंडस्ट्री बचेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण गर्ग जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए, और शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बजट को लेकर चर्चा जारी रहेगी, उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट और किसे ना उम्मीदें हाथ लगी है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।